बट एक चीज़ मेरे जहन में मैं बहुत फोकस था कि मैंने रिपोर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि रिपोर्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीवी अपीयरेंस या एंकरिंग से। तो हमारी जर्नी बड़ी मुश्किल भी रही, हर उस आम इंसान की तरह महीने के आखिर में पैसे नहीं होते थे। तो फिर वो हमने पीटीवी स्पोर्ट्स के सारे शोज स्टार्ट किए और वहाँ से एक ब्रेक थ्रू मिला, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन आप ये कह लें कि कामयाबी का दिन था। Assalamualaikum viewers, welcome back to another episode of program Rise and Shine, and I'm your host Muneeb Ahmed. Viewers, we have talked a lot about education, technology and business in these episodes of program Rise and Shine, but today what we're going to talk about is something that this nation loves, and this is sports. And for this purpose we have a very experienced guest with us, and he has a vast experience in the field of sports journalism and sports as well. He's currently the media head of K2 TV and the media manager of Islamabad United and the Warriors from KPL. So without further ado, let me introduce you to my guest, Mr. Zukhruf Khan. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम मुनीब, कैसे हैं आप? Alhamdulillah sir, how are you doing? I'm good. बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आई नो यू आर अ बिजी पर्सन, बट फिर भी आपने हमें टाइम दिया तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड भी होता हूँ जब यंग जनरेशन इस तरह का काम कर रही हो, नए लोग आगे आ रहे हों। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया, और आई होप सो कि इंशाल्लाह इट्स गोइंग बी अ गुड इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर। सर सिंस इट्स अ मॉर्निंग शो तो मैं आपसे कोई मुश्किल सवालात नहीं करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे, वो मॉर्निंग शो है तो मैं पूछूंगा कि आप अपना दिन का स्टार्ट कैसे करते हैं? आप मुश्किल क्वेश्चन भी पूछें। अब तो ये ऑलमोस्ट 2008 से लेके अब ये 2022 हो गया, 14 साल हो गए हैं, तो मुश्किल क्वेश्चंस की आदत सी हो गई है। और जो आपको पता है हमारा जर्नलिज़म है, स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज़म, जब तक उसमें कोई सनसनी ना हो तो वो कामयाब नहीं होता। दिन का आगाज़ ही जब बैचलर्स थे तो उस वक्त तो आप ये कह लें कि थोड़ा लेट ही दिन का आगाज़ होता था, क्योंकि हमारे काम की नौयत ऐसी है। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2008। उसमें हमारे रेडियो के रात के शोज़ होते थे, कभी 12 से 2 वाला शो चल रहा है, कभी रात 2 से 4 शो चल रहा है, फिर बीच में ई ट्रांसमिशंस आ गई हैं, चांद रात की ट्रांसमिशंस आ गई हैं। तो घर आते आते 3, 4, 5 बज जाते थे सुबह के। तो जो सुबह का आगाज़ था वो हमारा फिर 12, 1, 2 बजे होता था, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि मॉर्निंग शोज़ के अलावा मीडिया की जो सुबह है वो 2-3 बजे के बाद ही होती है, सारा काम उसके बाद चलता है। बट उसके बाद अब मेरा एक बेटा है 5 साल का, तो अब जब से हमारे काम की नौयत 2015 के बाद चेंज हुई है बिकॉज़ ऑफ PSL, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट हूँ पिछले 5 साल से। तो उसमें यह है कि जब लीग स्टार्ट हो जाती है तो उसमें तो हमारी सुबह, रात, दिन, दोपहर का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो 8 बजे से हमारा काम शुरू हो जाता है। मैं पहले बेटे को स्कूल ड्रॉप करता हूँ अराउंड 7:15, 7:30। उसके बाद वापस घर आके नाश्ता किया और अपने काम पे निकल गए। तो ऐसे दिन का आगाज़ होता है। तो ये जो पीक आवर्स हैं और पीक डेज़ हैं, ये हमारे स्टार्ट होते हैं, आप कह लें कि जी अक्टूबर टिल मार्च, यानी ये जो 5-6 महीने हैं, इसमें आपको नहीं पता कि 2 घंटे की नींद होनी है, 3 घंटे की नींद होनी है, ट्रैवलिंग बेतहाशा होती है, और मीडिया के साथ साथ ऑपरेशंस का भी बहुत सारा काम होता है। तो ऐसे सिलसिला चल रहा है और हम चला रहे हैं। और अब मैं इसमें बोर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मेरा पैशन भी है, मेरा शौक़ भी है, और वक्त जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाता है, और हम कोशिश करते हैं इसको मज़ीद अच्छा बनाएं। सर थोड़ा सा हमें हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से, और जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो आपने फील्ड चुनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 10-15 साल हो गए हैं, तो उस वक्त तो ये फील्ड आई गेस बहुत ही न्यू ऑप्शन होगा आपके लिए, एक चैलेंजिंग ऑप्शन भी होगा। तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें आप अपना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने MSc किया मैथ्स कॉम में, और उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यानी आप ये कह लें कि मैथ्स कम्युनिकेशन ही था। उसके बाद फिर मीडिया स्टडीज़ आ गई, फिर एडवांस जर्नलिज़म आ गया पाकिस्तान में, फिल्म मेकिंग की डिग्री आ गई, TV जर्नलिज़म की डिग्री आ गई। तो इस तरह की डिग्रीज़ जो हैं वो जो हमने मैथ्स कॉम में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, अब उस हर सब्जेक्ट की एक एक डिग्री हो रही है, और आप आगे लीडिंग टू PhD भी जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है।
उसमें इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह बहरिया यूनिवर्सिटी है, इनका मीडिया डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। इस तरह 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस डिपार्टमेंट को ग्रो किया। इसी तरह कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने फ़िल्म मेकिंग की डिग्री को बड़ा अच्छा बनाया, टीवी जर्नलिज्म को बड़ा अच्छा बनाया। तो उस वक्त खैर मेरा तो शौक़ था, मैंने इंटरमीडिएट के बाद एफएससी के बाद ये प्लान कर लिया था कि मैंने रेडियो टीवी जैसी ही कोई फील्ड जो है वो ज्वाइन करनी है। बट एक चीज़ मेरे जहन में मैं बहुत फोकस था कि मैंने रिपोर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि रिपोर्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीवी अपीयरेंस या एंकरिंग से आप देख लें तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये है कि उसमें आपको टेम्परामेंट, आपका डबल टेम्परामेंट चाहिए होता है, उसमें आपको हर तरह की चीज़ भी बेयर करनी पड़ती है। मुझे लिखने का और बोलने का ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने चूज़ किया रेडियो। और 2008 जून से मुझे याद है कुछ 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी। उस वक्त रेडियो के बहुत ही अच्छे हालात थे और बड़ा ज़बरदस्त रेडियो पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा था, प्राइवेट रेडियोज़ बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे थे। तो हमें नहीं महसूस होता था कि रात को 12 बजे शो है, शदीद ठंड है लेकिन हमने जाना है। सुबह में भी ऐसा ही है, मॉर्निंग शो 7 से 9 हमारा हुआ करता था, उसमें भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि ये हमारा पैशन था। तो डिग्री ने हमें हेल्प आउट किया और रेडियो ने उससे ज़्यादा हेल्प आउट किया, क्योंकि मैंने रेडियो ज्वाइन करने के तकरीबन कोई 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अपना मास्टर्स जो है वो स्टार्ट किया और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। क्योंकि मैं थ्रू रेडियो और टेलीविज़न 2008 में रेडियो स्टार्ट किया, 2012 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स लॉन्च हुआ तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई उन सब चीज़ों से कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, साउंड वेव्स क्या होती हैं, मीडियम वेव्स क्या होती हैं, सेटेलाइट क्या होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है, जो अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर पाकिस्तान का एक नेगेटिव पॉइंट इस लिहाज से रहा है कि आपको याद होगा कि डॉक्टर अताउर रहमान के दौर में जब आईटी सेक्टर ने ग्रो किया तो हर दूसरा बंदा क्या कर रहा है, जी मैं आईटी कर रहा हूँ, मैं आईटी कर रहा हूँ। सेम गोज़ विद मैस कॉम। हमारे दौर से लेके यानी 2008 से लेके 2018 तक जिससे पूछो क्या कर रहे हो, मैस कॉम। यानी एक यूनिवर्सिटी आप कह लें कि 500-600 बच्चा ग्रेजुएट होता है हर 6 महीने के बाद, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है, उसने जाना क्या है, ये शायद उस बच्चों को भी नहीं पता। और उस तरह से हमारी माइंड गेम्स भी नहीं होती, उस तरह से हमारी जो आप कह लें कि सर्च पोर्टल्स भी नहीं थे कि बच्चों ने करना क्या है। और मीडिया हाउसेस 2000 आप कह लें कि 15-16 तक तो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया और डिजिटल मीडिया आगे निकल गया। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो हमारी जर्नी बड़ी मुश्किल भी रही, हर उस आम इंसान की तरह महीने के आखिर में पैसे नहीं होते थे। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन पे मैं अभी आना भी चाह रहा था कि जैसे ऑब्वियसली आपने स्टार्ट लिया होगा तो स्टार्ट में जैसे आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो हार्डशिप्स ऑब्वियसली आती हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि बंदा बिल्कुल गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाता है और वो कहता है कि बस इट्स एंड ऑफ माई लाइफ। लेकिन फिर अल्लाह ताला का करम होता है कि आप वो सर्वाइव करते हैं, वो मोमेंट सर्वाइव करते हैं और फिर जब आप आगे तो पास्ट में देखते हैं तो आप फिर वो आपकी यादों के सब बन जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ ऐसे कोई चैलेंजेस, हार्डशिप आप शेयर करना बिल्कुल चाहेंगे उसके लिए? अच्छा, मैं एक हवाले से ना बहुत लकी रहा। बहुत से लोग जब मीडिया का करियर स्टार्ट करते हैं या डिग्री स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी घर की तरफ से सपोर्ट नहीं रही और वालिद ने सपोर्ट नहीं किया या वालदा ने सपोर्ट नहीं किया। इस हवाले से तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा, मेरे वालिदैन ने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। उन्होंने कहा भाई जो करना है करो लेकिन कुछ कर लो। बहुत सपोर्ट रही मुझे मेरे वालिदैन की, मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट रही। हार्डशिप्स इस तरह से आई कि मैंने एक चीज़ अपने जहन में बिठा ली थी 2008 में कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है उसमें आप देखते हैं हमेशा से अपने वालिद को कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और पूरी फैमिलीज़ चला रहे हैं, जिसमें बच्चों की शादियां भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस बड़ी महंगी हो गई हैं। तो मैंने ये तहिया कर लिया जब मैं पहले दिन घर से निकला कि मैंने अब घर वालों से पैसे नहीं लेने और अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सका तो करूँगा, अदरवाइज़ कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बस मैंने 2008 में ये तहिया कर लिया और 2008 में ये था कि जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जहन में थी उसमें जब रेडियो के पैसे मिलते थे, मुझे भी याद है कि रेडियो से मुझे पहला चेक मिला 600 रुपये का। लेकिन उस 600 रुपये की खुशी शायद मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी कीमती चीज़ मिल गई है। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ
और वो 600 रुपया बढ़ते हुए 1500 हुआ, 1500 से बढ़ते हुए 2500 हुआ, 2500 से बढ़ते हुए 5250 हो गया, फिर 8000 हुआ, और फिर इन द एंड जो हाईएस्ट एक रेडियो की पीक थी 13,000 रुपये हमें मिल सकते थे, जो हमारी 26 डेज़ की बुकिंग होती हैं। वैसे मैक्सिमम रेडियो पाकिस्तान की 14 डेज़ की बुकिंग होती थी, लेकिन जो हमारे टीचर थे, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, अब्दुल वहीद शेख साहब, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे और भी बहुत से लोगों को बड़ा सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़े मेहनती बच्चे हैं, बड़ा हैं, तो उन्होंने डीजी साहब से स्पेशल अप्रूवल लेके कि यार ये 26 डेज़ के पैसे इनको किसी तरह मिल जाए। तो जब वो 13,000 रुपया हमें पहले महीने मिला तो हम तो खुशी से पागल हो गए कि यार जैसे बड़ी कोई, अच्छा उस वक्त शायद थोड़ी पैसों में बरकत भी थी। मुझे याद है मेरे पास एक मेहरान होती थी, उसमें गैस लगी हुई थी, नया नया गैस का दौर चल रहा था, तो हम एक सिलेंडर फुल करा लेते थे और हम कोशिश करते थे यार कि किसी तरह ना 15 दिन तो चल ही जाए, ताकि महीने के एंड में ये जो हमारे 2-2.5 हज़ार बचे तो हम पार्टी करेंगे। पार्टी हमारी क्या होती थी, जितने भी हमारे इरा के आरजेस थे, उसमें मैं, अदील शाहिद, फ़ायज़ा बशीर और मुस्तफ़ा मलिक, सारा, हम जितने भी उस बैच के लोग थे, तो हम क्या करते थे, ये जो ट्रेल 5 पे पकौड़ों की दुकान है वहाँ चले गए, कभी एक बंदे ने पार्टी करा दी, चाय पी ली, इस तरह की हमारी सिचुएशन होया करती थी। अच्छा, बड़ी टिपिकल आपकी स्टूडेंट लाइफ स्टोरी है। हाँ। और इंस्पायरिंग भी है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो मतलब जिनको अपने पेरेंट्स से इतनी अच्छी सपोर्ट है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, और बस स्टिल वो मतलब इस चीज़ को नहीं वो करते। और उसके अलावा जो स्टूडेंट अभी इस चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं और वो अगर आपको सुन रहे होंगे तो शायद उनके लिए मोटिवेशनल भी हो कि विद द टाइम, एज द टाइम पासेस, देखिए मुनीब, मोटिवेशन के बगैर तो आप दुनिया की किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे जो उस्ताद हैं अब्दुल वहीद शेख साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो हमेशा एक बात किया करते थे कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट रखना पड़ता है, और सेकेंडली जब तक आप जनूनी या पैशनेट नहीं होंगे आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल आज आपको एंकरिंग का शौक़ है तो वो शौक़ कल बदल सकता है। आप कहेंगे जी मैंने क्रिकेटर बनना है, वो भी शौक़ बदल सकता है, लेकिन जब आप जनूनी होंगे, पैशनेट होंगे, तो फिर आप उसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि हाँ भाई आपने ये वाला काम करना है। तो मैं हमेशा से पैशनेट था कि भाई मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना है, एंकरिंग करनी है और हाईएस्ट लेवल पे जाना है। और जो ये मेरा अपना एक ज़ाती ख़याल है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप मेहनत करते हैं तो रब्बे कायनात कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। हार्डशिप्स आती, 2008 में रेडियो स्टार्ट किया तो 3 साल इतनी मेहनत की। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2008 में मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उसके बाद ना वो IDP स्वात ऑपरेशन चल रहा था, तो रात को हम 2:30 बजे शो ख़त्म करते थे और सुबह 7 बजे फिर स्टार्ट करना पड़ता था। तो हम अपने उस स्टूडियो की कारपेट पे ही सो जाते थे कि यार सुबह कौन उठेगा, घर से आएगा, सर्दी का मौसम है, तो हम स्टूडियो में ही सो जाते थे। यानी हमने वो पूरा महीना उस स्टूडियो में ही गुजार दिया। वो हमारा कैंटीन का लड़का था हसनैन, उसका अल्लाह भला करे, वो हमें 7 बजे गर्मा गर्म चाय और पराठों का नाश्ता कराता था, फिर हम एक्टिव होते थे और फिर 7 बजे हमारी IDPs की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह की हार्डशिप्स करने के बाद 2010 तक मैंने फिर प्लान बना लिया कि नहीं भाई ये तो मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता, ना किसी को पता है, तो ये फील्ड ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर कुछ अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी करो, शेख साहब का बड़ा इसमें हाथ रहा, उन्होंने कहा नहीं अभी करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। तो उन 3-4 सालों का फ़ायदा ये हुआ कि 2012 में PTV स्पोर्ट्स लॉन्च होना था। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब उसके MD थे और आमिर सोहेल साहब जो चीफ ऑपरेटिंग हेड थे पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के। तो मैं चला गया वहाँ पे DMD हमाद गज़नवी साहब के पास, उनके साथ बड़ी हमारी यादें वहाँ बस हैं, वो हमारे उस्तादों की जगह। उन्होंने मेरा ऑडिशन करवाया, उन्होंने कहा कि यार अगर तुम ऑडिशन में पास हो गए तो फिर हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। तो रेडियो के 3-4 साल बोलने का ये फ़ायदा हुआ कि कुछ 600-700 लोगों ने ऑडिशन दिया, उसमें से 2 लोग उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, एक मैं था और एक मेरी सीनियर कलीग थी मारूख कुरैशी, जो अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा जर्नलिज्म भी कर रही हैं पॉलिटिकल साइड पे। तो फिर वो हमने PTV स्पोर्ट्स के सारे शोज स्टार्ट किए और वहाँ से एक ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन आप ये कह लें कि कामयाबी का दिन था। उसमें वो जो 600 रुपये वाला चेक था वो 5 फिगर्स में भी कन्वर्ट हुआ, उससे भी ऊपर गया। फिर 2015 में जब 16 में PSL स्टार्ट हुई तो नेक्स्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझे कॉल किया, उनके पास मैं चला गया, वहाँ से वो करियर रहा। फिर यहाँ पे लाहौर में GNN स्टार्ट हुआ, उन्होंने बुलाया, वहाँ पे मैं हेड ऑफ़ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एडिटर रहा। फिर हमाद गज़नवी साहब का अल्लाह भला करे, जब आप न्यूज़ स्टार्ट हुआ
तो फिर एक मुलाकात आफ्ताब इकबाल साहब से हुई, जुनैद इकबाल साहब और हमाद गज़नवी साहब, उन्होंने कहा कि भाई तुमने यहाँ पे स्पोर्ट्स करना है, फिर वो स्पोर्ट्स किया, तो इट गोज़ ऑन, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते और ये कामयाबी है। हार्डशिप्स आती हैं, उसके बगैर मेरा ख्याल है आपको मज़ा भी नहीं आता अगर कोई चीज़ आपको प्लेट में। बिल्कुल सही बात है। और मैं अब क्योंकि थोड़ा सा अब आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी करूँगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो अब आप ऑब्वियसली पिछले 15 साल से पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स कल्चर को देख रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ग्रो हो रहा है, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में माना जाता है कि एक सॉफ्ट इमेज अगर आपने अपनी कंट्री का दिखाना है, अपनी नेशन का दिखाना है, तो स्पोर्ट्स इज़ द वे फॉर डूइंग इट। तो पाकिस्तान में जो अभी स्पोर्ट्स की सिचुएशन है, जिस तरह हम लैग कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, आपने देखा हमारा ओलंपिक्स में जिस तरह हम वी यूज टू बी, और अब कैसे हमारा है सीन ओलंपिक्स में, उसके अलावा हॉकी में, स्क्वाश में, टेनिस में, तो किस तरह आप स्पोर्ट्स के कल्चर को देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, मुझे बड़ा मुनीब अफसोस होता है स्पेशली दो चीज़ों का कि स्क्वाश में आप देखें तो 5 डिकेड्स पाकिस्तान ने टॉप किया, यानी 50 साल, कोई कहने में शायद आसान लगता हो, बोलने में जान शेर खान, जहांगीर खान, उससे पहले जितने भी ग्रेट्स हमारे रहे हैं। और मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, अभी रिसेंटली अगर आप देखें जो अंडर 19 के अभी हुए स्क्वाश के टॉप 3 पाकिस्तानी थे, और एक मेरा दोस्त उसमें जो 3rd पोजीशन पे आया, हारिस कासिम, और मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो दूर की बात, किसी ने मतलब एक एप्रिसिएशन भी नहीं की। ऐसे ही है, इवन उससे पहले आप फरहान महबूब को देख लें, उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले और बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। देखें, हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुहित है क्रिकेट के ऊपर, जो कि हमारी गुड लक भी है और बैड लक भी है। दो चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो पूरी कौम को जोड़ती हैं, एक आपका रिलीजन है और एक आपकी क्रिकेट है। अब आप हॉकी में देखें तो 4 हमने वर्ल्ड कप जीते, बेतहाशा हमने चैंपियंस ट्रॉफीज जीती, एशिया कप का पाकिस्तान बहुत मरतबा विनर रहा, उसमें भी हम लैग कर रहे हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो IPC मिनिस्ट्री है वो काम नहीं कर रही, ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको पैसे भी मिल रहे हैं, फंड्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वो जाता कहाँ पे है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती। अब हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं और पाकिस्तान की टॉप स्विमर हैं किरण खान, उनसे जब कभी बात हुई तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गई, तो पता ये लगा कि वो कोई जो फेडरेशन के डायरेक्टर साहब हैं उनका कोई भांजा था, तो उन्होंने उसको आगे भेज दिया फैमिली के साथ, और इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। तो जब आप टॉप के एथलीट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, देखें फाइनेंशियली सपोर्ट करना तो सबसे ज़्यादा अहम है। एक एथलीट है, उसके अपने ऊपर, उसकी खुराक के ऊपर और उसकी जितनी भी वो जिम करता है, बॉडी ट्रेनिंग करता है, फिज़िकल फिटनेस है, कम से कम कोई 60-70 हज़ार रुपये का उसका खर्चा है उसके खाने पीने के साथ। तो जब आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर तो ग्रो नहीं करेंगे। फिर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स का कल्चर बहुत अच्छा था, जिन्होंने बड़े बड़े वापडा, आप देखें वापडा के अगर आप एथलीट्स गिनना शुरू करें तो शायद पूरा दिन निकल जाए, कितने लोगों को। HBL को आप देखें कितने लोगों को सपोर्ट किया, SNGBL को आप देखें कितने लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। अब वो डिपार्टमेंट्स बंद करने के पीछे क्या थ्योरी है वो तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर बता सकते हैं और देख सकते हैं क्या सिलसिला है, बट मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ों ने बहुत डिस्टर्ब किया। अगर आप बिल्कुल नीचे लेवल पे फंडिंग दे देंगे और उसका पूछने वाला कोई नहीं होगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं निकलेंगी, साल के 1 दिन 2 दिन आप स्पोर्ट्स में पंजाब में स्पोर्ट्स गाला करा देंगे या KPK में आप स्पोर्ट्स गाला करा देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप स्कूल, कॉलेज, रीजनल और सिटी एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्पोर्ट्स ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल, और स्पेशली जो नेशन जो 60% इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल यंगस्टर्स पे है, और वो स्पोर्ट्स में इतना लैग कर रही है, इवन दो कि टैलेंटेड नेशन है, लेकिन हमने उस टैलेंट का मुनीब क्या करना है जब वो टैलेंट सामने नहीं आएगा। अभी आप देख लेना जो तलहा तालिब हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कितना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। अब आप आजकल के बच्चों से पूछें कि किरण खान कौन है, माहूर शहजाद कौन है, तो किसी को भी नहीं पता होगा। ये सारे पाकिस्तान के ग्रेड्स हैं जो नेशनल चैंपियन हैं, नेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और स्पोर्ट्स जो है रेवेन्यू जनरेट करने का भी बहुत अच्छा आपका है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप में। आप अरशद नदीम को देखें ना, वो बेचारा जब अभी खेल के आया तो उसके साथ आप नीरज को देखें, वो दोबारा ट्रेनिंग के लिए हॉलैंड चला गया। अब अरशद नदीम आया, पता ही नहीं कहाँ पे है। तो जब तक इस तरह की ट्रेनिंग्स आपकी नहीं होंगी, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब आप देखें ना, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो किस किस लेवल की मूवीज़ बना देते हैं मोटिवेशनल, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलती।
तो ये सारी चीज़ें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करती हैं और मेरा ख्याल है ये लाजमी होना चाहिए और ये तो करिकुलम एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना दें कि ये काम ज़रूर करना है। बिल्कुल सर, यू हैव बीन विद एथलीट्स ऑल द टाइम, आप क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ भी होस्ट करते हैं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल आप ज़ाहिर सी बात उनको नोट करते हैं, तो इम्पैक्ट किया उनके लाइफस्टाइल ने आपको भी? देखें, मैं अगर स्पेसिफ़िकली क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में हमारी जो 95% अवाम है वो बहुत ही, आप कह लें कि बहुत निचले लेवल से ग्रो करते हैं। तो वो अभी की जो जितनी भी लॉट है ये सारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिसेंट, फोकस्ड टूवर्ड्स क्रिकेट या स्पोर्ट्स में हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं। हमें शायद लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा है या बड़े घर में रहता है तो पता नहीं शायद ये इसका कोई और ही किसी एलियन से ताल्लुक़ होगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वैसी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं जैसी हमारी है, वैसी फैमिली जिस तरह हमारी है वैसी वो चल रहे होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली उनकी मसरूफियत की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो स्टारडम है उसको भी आपको कैरी करना पड़ता है। अगर वो आप कैरी नहीं करेंगे तो आप ख़ुद भी ग्रो नहीं कर सकते। आप देखें ना, रिसेंट पास्ट में जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने बड़ा पॉजिटिवली स्टारडम को कैरी किया है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी बड़ी वैल्यू बढ़ गई है। हारिस रऊफ़ हो गए, शादाब हो गए, हसनैन हो गए, ये सब लोग अभी BBL खेलने के लिए गए हुए हैं। और नीचे की लॉट जो है वो भी कुछ टीम्स का ये ख्याल था कि वो बाबर आजम को पिक करेंगी, रिजवान को पिक करेंगी, बट ऑब्वियसली हमारी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ चल रही थी और जो BBL का ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो चुका था। फिर बाद में कोविड केसेस आए और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है हम शायद ख़ुद इनको बहुत ज़्यादा वो हवा सा बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे ये लोग भी ज़िंदगी गुजारते हैं। सर एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड मैं अब बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। अब मैं जो अपना क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने ऑब्वियसली सक्सेस हासिल की है और आप अब इस पीक पे पहुँच गए हैं कि आपको पूरी अब दुनिया जानती है, स्पेशली स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर। तो कोई ऐसा आपका गोल हो, कोई ऐसी आपकी एम्बिशन हो कि जो अभी तक आप अचीव करना चाहते हो, या फिर आप समझते हो कि मेरे जो गोल्स थे मैं वो अचीव कर चुका हूँ? हाँ, अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैंने स्पोर्ट्स में तो सब कुछ अल्लाह ताला ने, मेहनत हम लोगों ने की, अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। मैं 2016 में पहली बार जब इंग्लैंड गया पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ करने के लिए, तो वहाँ पे मालूम हुआ कि अगले साल की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो भी इंग्लैंड में हो रही है। और मेरा ये गोल था और मैं ये चाहता था कि मैं इस तरह का एक बड़ा टूर्नामेंट कवर करूँ। और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, चले गए कनाडा, शेरदिल नाम है, मैं और शेरदिल इकट्ठे गए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कवर करने के लिए। और हमने एक मतलब दोस्तों में बैठ के हम लोगों ने बात की, बड़ा हम एंजॉय भी करते थे, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला ने उनको बहुत कामयाबियाँ दी। यानी मेरे बैचमेट्स में रेहानुल हक हैं, मज़हर अरशद हैं, ज़ैनब अब्बास हैं, शेर दिल, मैं, इस तरह के और भी बहुत से, अगर मैं कोई नाम भूल गया तो नाराज़ हो जाएंगे, हुमायूं नज़ीर हैं। हम सब ने ऑलमोस्ट करियर इकट्ठा ही 2011-12 में 13 में स्टार्ट किया। और अब आप सबको देख लें, क्रिकेट स्टैटिशियन मज़हर अरशद से अच्छा कोई नहीं है, ज़ैनब अब्बास ने जिस तरह से नाम बनाया, रेहान जिस तरह से लिखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का हम सोचते थे कि यार अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाए तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पीक होगी। तो वो शायद पाकिस्तान के लिए पूरा महीना अच्छा चल रहा था। मुझे याद है ओवल लंदन में फ़ाइनल मैच हुआ और पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप कवर करने का इंग्लैंड में मौका मिला, फिर अभी रिसेंट वर्ल्ड कप कवर हमने किया, उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। तो मेरा ख्याल है अब सब चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी है। मुझे नहीं कुछ याद पड़ता कि मैंने अल्लाह पाक से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की हो, कुछ मांगा और अल्लाह ने ना दिया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें चल रही हैं। अभी कभी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका नहीं मिला, इस साल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। अगर रब्बे कायनात ने चाहा, किस्मत नसीब में हुआ तो एक वो भी पूरा हो जाएगा हमारा। तो सर अपनी बातों से तो बड़ा ट्रू क्रिकेट फैन लग रहे हैं, क्योंकि आपकी साइड ड्रीम्स हैं क्रिकेट से ही रिवॉल्व कर रही हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, और उसके बाद हम दोबारा आके ज़फ़र खान के साथ कुछ और बातें करेंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। सर बहुत डिस्कशन हो गई हमारी, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई। अब थोड़ा सा मूव करते हैं और आपसे जो है कुछ मज़े के क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके साथ मैं एक राउंड खेलना चाह रहा हूँ, क्विक फायर। ठीक है। तो मैं आपको 2 मोमेंट्स या 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ का नाम लूँगा और आपने किसी एक को पिक करना होगा। और मैं शायद रीज़न भी पूछूँ कि आपने क्यों पिक किया है। बेस्ट कैप्टन और बेस्ट कैप्टनसी, इमरान खान, बाबर आजम सो फार। अच्छा, इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा जवाब नहीं है, ऑब्वियसली इमरान खान। चूँकि बाबर जो हैं अभी उनका ग्रोइंग पीरियड है ना, अभी उनका उतना एक्सपीरियंस हुआ है और ना ही अभी वो टेस्ट क्रिकेट में उस पीक पे पहुँचे हैं। बट एक सेंसेशन है बाबर, नो डाउट आजकल टॉप लेवल है। बट इमरान खान और बाबर में से देखा जाए तो ऑब्वियसली इमरान खान द ग्रेट लेजेंड। हाँ, या क्रिकेट में तो यानी क्रिकेट में तो आप ऑल अक्रॉस पूछें तो इमरान खान जैसा कप्तान या ट्रू लेजेंड कोई नहीं है। जस्ट इन क्रिकेट, या जस्ट इन क्रिकेट, ऑब्वियसली जस्ट इन क्रिकेट। देखिए पॉलिटिकल व्यूज तो मेरे आपके हम सब के डिफरेंट हो सकते हैं ना, उसमें तो ऑब्वियसली वो एक लंबी डिबेट है। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीसीबी ऑफर यू मीडिया मैनेजमेंट, व्हाट वुड यू ऑप्ट टू डू? मीडिया मैनेजमेंट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, मीडिया मैनेजमेंट ऑफ पीसीबी? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिनेरियो क्या चल रहा है, चेयरमैन कौन है, जो डायरेक्टर मीडिया हैं वो कौन है, तो ये उस वक्त डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली मैं पिछले 5 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाऊँगा। अच्छा, सो बेस्ट मोमेंट इन रीसेंट हिस्ट्री, सो चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रिसेंटली इन 2021। हाँ, मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए। तो दोनों ही आप मेमोरेबल हैं, क्योंकि मैं दोनों जगह पे आई विटनेस था, ओवल में भी और दुबई में भी। बट ये चूंकि अभी ज़रा रिसेंट गुजरा हुआ है तो इसकी एक मेमोरीज बड़ी मुख्तलिफ हैं। बट वो चूंकि फाइनल मैच था तो मैं जाऊँगा चैम्पियंस ट्रॉफी। ओके ओके। अच्छा, बेस्ट मोमेंट टू वॉच, शाहीन शाह इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, बाबर्स कवर ड्राइव? बोथ, क्योंकि एक बैट्समैन को आप बॉलर से कंपेयर नहीं कर सकते ना। या मुझे आप कहते हैं ना कि विराट कोहली या बाबर या रिजवान या बाबर, तो उसमें से मैं एक चूज़ कर लेता। अब एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल है अगर किसी एक के साथ जाएंगे तो ज्यादती होगी दोनों के साथ। आई गेस इन स्विंगिंग यॉर्कर्स ऑफ शाहीन इज हाँ समथिंग एग्जैक्टली। बट इफ यू आर कवर ड्राइव लवर या आप बैटिंग पसंद करते हैं तो बाबर इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, नाउअडेज। वो तो उसकी क्लास ही डिफरेंट है। चलें, ये हमारा तो कंक्लूड हो गया। और बाबर एब्सोल्युटली आई लव हिम एज वेल। तो राउंड 3 की तरफ हम जाएंगे और यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा आपकी सिचुएशन बता दूं कि इसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? तो नंबर 1, हसन अली, मॉडल। हसन को बहुत शौक है मॉडलिंग का एंड अच्छे कपड़े पहनने का, हर वक्त अपनी वो स्टाइलिंग करने का, तो वो तो कंफर्म मॉडल होता। धानी होता जी कोई मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि वो बड़ा पॉजिटिव रहता है, सबको बड़ा मोटिवेट करता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है, मनमोजी आदमी है। तो मेरा ख्याल है कि वो people call him foreign minister in Pakistan। हाँ जी, फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान टीम, यस। वो लोगों से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता है, तो मोटिवेशनल स्पीकर होता है। शादाब खान मेरा ख्याल है कि अगर क्रिकेटर ना होते तो वो कोई बिजनेसमैन होते, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट है ना बड़ा ही कूल काम सा है और टुवर्ड बिजनेस की तरफ मेरा ख्याल है वो। आई थिंक वी आर क्वाइट क्लोज टू शादाब एज वेल। ही इज़ अ वेरी गुड बडी, मेरे छोटे भाइयों की तरह, बहुत अच्छा दोस्त भी है, इस्लामाबाद में होते हैं। तो उसको खाने का बहुत शौक है, दुम्बा बहुत पसंद है उसको, तो वो जब भी यहाँ पे होते हैं तो वो फिर शाम को कहते चले आए दुम्बा खा लें, यहाँ चलें वहाँ चलें। तो मेरा ख्याल है वो बिजनेसमैन होता लाज़मी। हाँ, यस। और फ़खर ज़मान तो ऑब्वियसली वो नेवी में थे पहले भी, तो अगर क्रिकेट ना खेल होते तो वो नेवी में होते। ये तो बड़ा आसान सा जवाब है। अच्छा, तो अब ज़रा हम कंक्लूडिंग अपने रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बहरीन यूनिवर्सिटी का ये इनिशिएटिव है कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस अपने यंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं अपनी मीडिया के बारे में, और इसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? आप कैसा आपको लगता है ये इनिशिएटिव? बहुत अच्छा है मुनीब। मैं तो चूँकि ख़ुद मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी सीखने की कोशिश करता हूँ। यानी 8-9 साल पहले आप चले जाएँ तो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। लास्ट 5 ईयर्स में 4 ईयर्स में डिजिटल मीडिया ने बहुत ग्रो किया है
और ये यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, बहुत पॉजिटिव इंटेंट है कि वो इन हाउस ही आपको, यानी अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर चीज़ मिल जाती, लेकिन वो चीज़ें कम से कम मिल जाती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, जो कि पहले ऑब्वियसली नहीं होती थी। इससे आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो बहुत इन्हांस होती हैं। अगर किसी को राइटिंग का शौक़ है तो वो बहुत पोर्टल्स पे जाके अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग लिख सकता है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ का, स्पेशली बहरिया यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव इकदाम है, और मेरा ख्याल है कि इसको डे बाय डे थोड़ा सा मज़ीद ग्रो भी करना चाहिए। जो डिजिटलाइजेशन है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू बहरिया यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर। और लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क सर, आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे होंगे जो मीडिया स्टडीज़ में हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो इस वक्त प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? देखिए, मेरा तो हमेशा से मुनीब एक रिक्वेस्ट है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि किसी को मैसेज दूँ। एक रिक्वेस्ट सब लोगों से यही है, स्पेशली यंगस्टर्स से, कि शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। जो भी काम करें वो प्रॉपर तरीके से करें। शॉर्टकट में आप 1 साल 2 साल तो आपको कुछ, देखो उसका नाम ही शॉर्टकट है, तो वो जो आपको कामयाबी मिलेगी वो भी शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी। तो शॉर्टकट ना ढूंढें, थोड़ी मेहनत कर लें, एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, उसका सिला आपको ये मिलेगा कि वो लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। फॉर एवर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, तो ये चीज़ भी बदलती है। तो शॉर्टकट ना ढूंढें, थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, और किसी के ऊपर जंप करके आगे जाने की कोशिश ना करें, वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर इस पे अमल कर लें तो हमारे बहुत सारे मसले आसान हो जाएंगे। बिल्कुल। व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ज़ुखरुफ खान साहब की बात सुनी और उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया, किस तरह उन्होंने हार्डशिप्स फेस की और किस तरह उन्होंने सक्सेस हासिल किया और किस तरह वो अभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई गेस बहुत से लेसन्स इधर हमें मिलते हैं, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को, कि वो किस तरह इनसे सीख सकते हैं और इनकी जो है जर्नी से उससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसी पे हम अपना शो ख़त्म करेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ हम शो को अपना ख़त्म करते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।